आप सभी का हमारे चैनल महिंद्रा जीएस एंड मैथ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बल के बारे में अध्ययन कराया है। आज जो अगला टॉपिक है दाब, वो भी बल से मिलता जुलता शब्द है और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बल के बारे में बताया है और आज हम दाब के बारे में अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो बल और दाब का आपस में क्या संबंध है, तो इस चीज़ को आप आज समझेंगे। उसके साथ में दाब का मात्रक क्या है, दाब को निकालने का सूत्र क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो दाब क्या होता है? दाब को इंग्लिश में कहते हैं हम प्रेशर। प्रेशर जो होता है, ये प्रेशर शब्द है, प्रेस किसी को दबाना। तो किसी चीज़ पर अगर हम दबाते हैं, बल लगाते हैं, तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। तो इन चीज़ों को हम कैसे व्यक्त करते हैं? तो दाब जो होता है, दाब किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। अर्थात दाब जो बराबर क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल। अभिलंबवत जो बल है, यहाँ पर अभिलंबवत शब्द जो है ये भी और इसमें जोड़ना है। अभिलंबवत, अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। तो दाब जो होता है अभिलंबवत बल बटे क्षेत्रफल। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। इस क्षेत्रफल में वो अभिलंबवत बल लगाया जा रहा है। अर्थात अभिलंबवत बल को ही हम कहते हैं प्रणोद। इसे हम प्रणोद भी कहते हैं। प्रणोद जो है, इसका भी मात्रक न्यूटन ही होता है। तो इसको हम न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। अर्थात इसका मात्रक जो निकल के आएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक होता है। ये एमकेएस सिस्टम में ये एमकेएस सिस्टम में जो है, इसको पद्धत कहते हैं। पद्धत में दाब का जो मात्रक निकल के आता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने जो ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, इसको एसआई सिस्टम में, उनका वैज्ञानिक का नाम था ब्लेज पास्कल। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस दाब का एक मात्रक जो है एसआई सिस्टम में, एसआई पद्धति में जो है इनके नाम पर ही रखा गया, जिसे हम कहते हैं पास्कल। अर्थात एक पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो दाब के क्या होता है, दाब का मात्रक क्या है, दाब का फार्मूला कैसे सूत्र निकालते हैं, इन चीज़ों को आपने जाना। फिर उसके बाद में आता है दाब का जो है किस प्रकार से किसी चीज़ पर हम
अगर हम दाब लगाते हैं कब दाब अधिक लगेगा, कब दाब कम लगेगा, ये भी चीज़ को समझना है। तो जैसे किसी वस्तु का पर जो हम बल लगाते हैं, मान लिया किसी वस्तु पर बल जो है अधिक मात्रा में लग रहा है, वस्तु पर बल जो है बल की मात्रा अधिक है और जो बल लगाया जा रहा है उसका क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम होने पर क्या होगा, उस पर जो दाब लगेगा वो अधिक लगेगा, दाब अधिक लगेगा। इसी प्रकार से किसी वस्तु पर बल की मात्रा अगर कम है और क्षेत्रफल अधिक है, यहीं पर अगर हम इसकी मात्रा को कम कर दें और यहाँ पर क्षेत्रफल अधिक हो जाए, मात्रा कम हो है और क्षेत्रफल अधिक है, तब जो क्या होगा, उस पर जो दाब लगेगा वो कम लगेगा। उपयोग के दृष्टि से आपने देखा होगा, जब हम लोग किसी सेब या सब्जी को काटते हैं तो छुरी की जो धार होती है उसको हम पतला कर लेते हैं। पतला करने का मतलब क्या है, उस पर हम जो बल लगाएंगे वो अधिक होना चाहिए और क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही ज़्यादा लगेगा। जब दाब ज़्यादा लगेगा तो उसमें जो है वस्तु आसानी से, सब्जी या फल आसानी से कट जाएगा। उसके बाद में आपने देखा होगा कि जो लोग स्कूल में बच्चे जो स्कूली बैग होते हैं उनमें जो बद्धी लगी रहती है वो अगर पतली है तो उनको ज़्यादा परेशानी होती है बैग बस्ता ले जाने में, और वहीं पर अगर हम चौड़े पट्टों का यूज कर दें तो उसको आसानी से वो बैग को ले जा सकते हैं, क्योंकि जब पतली डोरी होगी तो उसमें प्रेशर दाब ज़्यादा लगेगा जिससे उनके जो है यहाँ पर दर्द होने की संभावना रहती है, और जब उसमें चौड़े पट्टे होंगे तो उस पर जो है क्षेत्रफल जब अधिक हो जाएगा तो दाब कम लगेगा, तो उनको यहाँ पर परेशानी नहीं होती है। तो इसके प्रकार से और भी उदाहरण हैं, जैसे सड़क पर जो है जो 4 व्हीलर जो ट्रक होते हैं, ट्रक में जो है 4 पहियों की जगह पर 6 पहिए लगाए जाते हैं। तो 6 पहियों का भी काम क्या है, उसका जो क्षेत्रफल जब ज़्यादा हो जाता है तो पर जो बल लगता है ट्रक के द्वारा तो उस पर जो दाब होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा और उनके बीच में जो है टायरों के बीच में जो है जो क्षेत्रफल की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो उस पर जब ट्रक के द्वारा जो बल लगाया जाता है तो उससे जो दाब होता है वो कम हो जाता है, अर्थात उसके टायरों में जो हवा होती है उस पर कम प्रभाव पड़ता है। तो उसके बाद में आपने देखा कि किस प्रकार से हम किसी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं तो कितना बल लगाएं तो उसका दाब कितना अधिक हो जाएगा, और अगर कम उस पर हम बल लगाते हैं तो क्षेत्रफल अधिक है तो उस पर जो है दाब जो है कम हो जाएगा। उसके बाद में आता है दाब के बारे में जानने के बाद में इसका अगला पॉइंट है वायुमंडलीय दाब। अभी तक आपने दाब के बारे में पढ़ा, अब आता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जब पृथ्वी पर चारों तरफ वायु फैली हुई है, जब चारों तरफ की वायु उस पृथ्वी की सतह पर दाब डालती है तो अर्थात वायुमंडल, जो वायुमंडल है चारों तरफ का, वो वायुमंडल पृथ्वी पर जब दाब डालता है और चारों ओर से जब पड़ता है तो इस प्रकार के दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अर्थात वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी पर की सतह पर लगने वाला दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो वायुमंडलीय दाब क्या है, इसको हम कैसे नापते हैं और प्रामाणिक वायुमंडलीय दाब क्या होता है, इसको भी आप जानेंगे। तो वायुमंडलीय दाब जो है वायुमंडल के द्वारा जो पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और यहीं पर शब्द आता है प्रामाणिक वायुमंडलीय दाब।
मंडलीय दाब। जो प्रमाणिक है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है उसका मान होता है 1.013 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर हम कहते हैं। अर्थात एक प्रमाणिक वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 1.013 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। प्रमाणिक वायुमंडलीय दाब जो है ये समुद्र का जो तल है, जो वायुमंडलीय दाब किसी वस्तु पर जो है जो प्रमाणिक वायुमंडलीय दाब निकाला जाता है वो किस प्रकार से निकाला जाता है। समुद्र तल पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब, समुद्र तल पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब जो होता है पारे के स्तंभ, जो समुद्र तल पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब पारे के स्तंभ के 76 सेंटीमीटर, मतलब उसकी जो हाइट है 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के भार, जो स्तंभ पर जो दाब लगता है उसके बराबर होता है। अर्थात जो पारे के स्तंभ जो होता है जिसकी नाप होती है 76 सेंटीमीटर पर लगने वाले दाब के बराबर होता है। दाब के बराबर होता है। तो प्रमाणिक वायुमंडलीय दाब क्या होता है। उसके बाद में आता है, यहाँ से एक शब्द निकल रहा है जो प्रमाणिक वायुमंडलीय दाब होता है और ये वायुमंडल दाब होता है। इसको हम किस प्रकार से निकालते हैं तो उसका मान देखिए क्या है। वायुमंडल मंडलीय दाब जो होता है क्या होता है, स्तंभ पर लगने वाले भार जो है बटे क्षेत्रफल जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होना चाहिए और भार जो है वो न्यूटन में होना चाहिए। तो कहने का मतलब वायुमंडलीय दाब जो होता है वो स्तंभ पर लगने वाले भार न्यूटन में और क्षेत्रफल जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। इसी के आधार पर हम जो है ये निकालते हैं वायुमंडलीय दाब कैसे निकाला जाता है और प्रमाणिक वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ा। उसके बाद में आता है इसमें यहाँ पर एक शब्द आ रहा है भार। अब आप लोग ये भार और बल में क्या अंतर है, अभी हमने जो दाब की जो परिभाषा बताई थी उसमें बल का जिक्र किया था, अभिलंबवत बल, और यहाँ पर है भार। तो इसमें क्या अंतर है इसको भी आप जान लीजिए। बल और भार में क्या अंतर है। बल जो होता है और भार में एक सबसे महत्वपूर्ण अंतर होता है, उसके जो है द्रव्यमान दोनों में बराबर होता है। उस वस्तु का द्रव्यमान इसमें भी होता है और वस्तु का द्रव्यमान भार में भी होता है। अर्थात एक तरफ हम बल लिखते हैं और एक तरफ लिखते हैं भार। क्या डिफरेंस है देखो, यहाँ पर इसकी दिशा जो होती है, जो बल लगता है चारों दिशाओं में लगता है, इसकी दिशा जो होती है चारों तरफ होती है, चारों तरफ होती है। अर्थात किसी भी दिशा में एक पर्टिकुलर दिशा में बल लग सकता है। लेकिन जो भार होता है इसकी दिशा जो है हमेशा पृथ्वी की ओर होती है, हमेशा पृथ्वी की ओर होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं हम फोर्स कहते हैं, मैंने पढ़ाया भी है। और भार को कहते हैं हम वेट, इसको हम वेट कहते हैं। दूसरा है फार्मूले से ही पता चल जाता है, जो फोर्स होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का मल्टीप्लिकेशन होता है और जो भार होता है वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का होता है। ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये गुरुत्वीय त्वरण है और ये त्वरण होता है। तो त्वरण जो होती है उसमें वेग में परिवर्तन होता है, उसके कारण जो है त्वरण उत्पन्न होता है। लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के ऊपर की ओर जो उसकी हाइट होती है, जितनी ऊंचाई तक हम चले जाते हैं उतनी दूरी तक उसका गुरुत्वीय त्वरण कम होता चला जाता है। अर्थात गुरुत्व बल जो है जितनी ऊंचाई पर आप ऊपर जाएंगे उतना उसका गुरुत्वीय बल जो है कम होता चला जाएगा। अर्थात उसमें जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है
और उसके द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है वो उसका भार होता है, और उसके द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है वो उस वस्तु का बल होता है। इसके बाद में इन दोनों का मात्रक तो सेम है, न्यूटन इसका भी मात्रक होता है और न्यूटन इसका भी मात्रक होता है। तो यहाँ से बल और भार में जो है अंतर जो निकल के आया है, मेन अंतर ये दो हैं। और उसके बाद में आता है, कभी कभी आपने सुना होगा उसका वस्तु का द्रव्यमान और भार क्या होता है। तो वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व पर निर्भर करता है, जबकि भार जो उसके है गुरुत्व पर निर्भर करता है। अर्थात जो दाब उसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान m, जो उसका जड़त्व आगे आप पढ़ेंगे, जड़त्व जो होता है उसके उस पर निर्भर करता है जड़त्व, और जो है इस पर निर्भर करता है, अर्थात द्रव्यमान जो है उसके जड़त्व के समानुपाती होता है। और उसके बाद में जो भार होता है वो उसमें जो है उसके गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, अर्थात उसके कितनी वहाँ पर कितनी ऊंचाई पर उस पर गुरुत्वीय त्वरण कितना लग रहा है। तो इसमें द्रव्यमान और भार के बारे में अंतर समझा। दाब क्या है, दाब का मात्रक क्या है, वायुमंडलीय दाब क्या है, पास्कल क्या होता है, प्रामाणिक वायुमंडलीय दाब क्या है, इन सब चीज़ों का आपने इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया। इसमें जो आपको कोई समस्या लग रही हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखें। मैं आपकी कमेंट की जो है उसकी प्रतिक्रिया को, मैं आपकी कमेंट की जो आपकी फीडबैक है उसकी समस्या को मैं सॉल्व करूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।